हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक। आज के अंक में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। यह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का भाग 2 है। पिछला भाग आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के अनेक प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बेसिक सा स्ट्रक्चर समीकरण का इस प्रकार से होगा कि ए और बी, मान लीजिए कोई दो यौगिक हैं, कोई दो अभिकारक हैं, ये मिलकर के एक सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं सी का, तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। कोयले का जब दहन किया जाता है, यानी कोयले में क्या होता है, कार्बन की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो प्राप्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं जो मिलकर के एक उत्पाद यानी CO2 का निर्माण कर रहे हैं, तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया हुई। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दो हाइड्रोजन गैस के अणु और ऑक्सीजन गैस का एक अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, तो ये अभिक्रिया से आप पहले भी परिचित हैं। ये जल बनने की जो अभिक्रिया है ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए अब समझते हैं वियोजन अभिक्रिया को। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आप देख पा रहे होंगे वियोजन की परिभाषा बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया के उलट है, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि ए कोई एकल अभिकर्मक है, यह किसी वजह से टूट जाता है और दो उत्पाद बनाता है बी और सी। इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर किसी समीकरण का है तो आप समझ जाएं कि यह वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की सहायता से टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए कोई अभिकर्मक जब वियोजित होता है तो उस पर किसी न किसी प्रकार की ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत के प्रभाव की वजह से होता है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया को भी हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। जब किसी अभिकर्मक पर ऊष्मा की क्रिया कराई जाती है, यानी ऊष्मा के प्रभाव के कारण जब कोई अभिकर्मक दो या अधिक उत्पादों में टूटता है तो उसे हम कहते हैं कि ऊष्मीय वियोजन हो रहा है। एग्जाम्पल जो अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म किया जाता है यानी कि इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या है, ऊष्मीय वियोजन बता रही है। आगे विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में कोई अभिकर्मक विद्युत ऊर्जा की मदद से दो भागों में टूटता है या दो आयनों या दो पदार्थों में टूटता है। ठीक है, चित्र में आपको विद्युत वियोजन द्वारा जल का अपघटन दिखाया गया है। यहाँ पर जल के अपघटन से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। इसे हम समीकरण से समझते हैं कि जल विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन 2H2 और ऑक्सीजन O2 में विभक्त हो जाता है, तो उस प्रकार यह अभिक्रिया क्या हो गई, विद्युत वियोजन का एग्जाम्पल है। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में कोई अभिकर्मक प्रकाश ऊर्जा के द्वारा वियोजित होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड 2AgCl सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सूर्य का प्रकाश, इसकी मदद से सिल्वर और क्लोराइड 2Ag और क्लोरीन गैस Cl2 में विभक्त हो जाता है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का 2 AgBr सनलाइट में यानी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या है? प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसी अभिक्रिया का उपयोग कर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जाती है। अब समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण समझ लेते हैं। आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और सल्फेट के साथ खुद आ जाता है, यानी फेरस सल्फेट बनता है और साथ ही कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर लिया, तो इसमें कॉपर का विस्थापन हो गया। ठीक है, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें दरअसल जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा लेता है। यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है आयरन और कम क्रियाशील तत्व है कॉपर। आइए अब समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर द्विविस्थापन यानी दो विस्थापन हो रहे हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि दोनों ही अभिकारक कुछ न कुछ लेना देना कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्या करता है? बेरियम क्लोराइड से बेरियम को विस्थापित कर देता है और बेरियम क्या करता है? सोडियम सल्फेट से सोडियम को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार ये दोनों अभिकारक एक दूसरे से आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं और यहाँ पर बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ऊष्मा या तापमान के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रियाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस आधार पर ऊष्मा अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। प्राकृतिक गैस को जब ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर ये समीकरण है। प्राकृतिक गैस यानी मीथेन को ऑक्सीजन की मदद से जलाया जाता है तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल 2H2 और साथ ही में ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो इन्हें हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या आप जानते हैं श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कैसे? आइए समझते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर के ऊर्जा प्रदान करती है। या इसे हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में देखें तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूट जाती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल में और साथ ही ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आइए अब जानते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊर्जा दी जाती है, यानी उनमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती बल्कि उनको संपन्न कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया ठीक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के विपरीत है। आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ऊर्जा किसी भी रूप में दी जा सकती है। वो विद्युत ऊर्जा भी हो सकती है, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य ऊष्मीय ऊर्जा भी हो सकती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि सिल्वर क्लोराइड, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में विभक्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पर भी देख चुके हैं। हम वियोजन अभिक्रिया में देख चुके हैं कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया हैं। अब जानते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के बारे में। इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी आती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सीधा नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉपर और ऑक्सीजन क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। इसके दोनों ही नामों का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीकरण भी और उपचयन भी। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने होंगे। आइए अब समझते हैं अपचयन अभिक्रिया को। इसे इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। यह ऑक्सीकरण की बिल्कुल विपरीत है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर बनाता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बन रहा है कॉपर। ठीक, तो जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन। ठीक है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होकर क्या बन रहा है? H2O यानी जल बन रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार यहाँ पर अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण की क्रियाएं दोनों साथ साथ हो रही हैं। आइए अब समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित हो रहा हो और दूसरा उपचयित हो रहा हो तो इन अभिक्रियाओं को कहते हैं उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण उपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया से बन रहा है कॉपर प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ये हो गई अपचयन। ठीक, एक पदार्थ का हो रहा है अपचयन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बन रहा है? H2O, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन, या हम इसे ऑक्सीकरण भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार एक अभिकारक उपचयित हो रहा है और दूसरा अपचयित। जब ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो इसे ही हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है। हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब आपने ये बताना है कि यहाँ पर मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है या उपचयन। यदि वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।